आज की जो एपिसोड है उसका मकसद बनाने का ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे बच्चे और बच्चियां मुल्क से बाहर जाते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है इलीगल और एक होता है लीगल। रिसेंटली आपको पता चला था कि अटलांटिक ओशन में एक और कश्ती डूब के गालबन 40 पाकिस्तानी नौजवान फौत हो गए थे। इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बाहर जाना कोई गलत चीज़ नहीं है। आप अप्लाई करें, जाएं। और अक्सर औक़ात लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स, बल्कि मैं कहूँगा मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो लीगल तरीक़ों से जा सकते हैं वो इवेंचुअली डंकी के रास्ते को अपनाते हैं। आज जिन साहब को हमने रिक्वेस्ट की है पॉडकास्ट में आने की, हैं तो काफ़ी यंग लेकिन इस फील्ड में हैं और इस चीज़ को समझते हैं। ना तो सिर्फ वो अपनी एक एजेंसी चलाते हैं लेकिन उसकी प्रमोशन के लिए वो नहीं आए हुए, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने आए हैं आपको कि यार आप क्या कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए, और सरकार आपकी मदद इसमें कैसे करती है। शरियार भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का। सर बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। आपने हमें यहाँ पे बुलाया। जज़ाकल्लाह। और मेरा मकसद अवेयरनेस है, इस इशू को हाईलाइट करना है कि जो हमारे लैब्स हो रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए, जो कि कल को हमारे लिए ये प्रॉब्लम बन सकती है, हमारे OEPs के लिए जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, तो उस चीज़ को हम ये टैकल करना चाह रहे हैं। अवेयरनेस की मुहिम है बेसिकली। जो OAPs होते हैं वो ऑफिशियली रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के साथ? जी सर, मैं ये आपको बताता चलूँ, एक हमारा ब्यूरो है ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। वो लाइसेंस देता है उन लोगों को जो पढ़े लिखे होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं इस काम में, कि वो लीगली बंदों को पाकिस्तान से बाहर एम्प्लॉयमेंट दे सकें। ठीक है। OEP बेसिकली इसका मतलब यह है कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर। ये एक लाइसेंस है जो ब्यूरो इशू करता है। आपकी कुछ सिक्योरिटीज़, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके सिक्योरिटी चेक्स करने के बाद, अब इस ये जो ब्यूरो है ये रेगुलेटर है। ये मेक श्योर करता है कि हम लेबर लॉज जो हैं, जो मिडल ईस्ट के, अगर हम बंदा मिडल ईस्ट भेज रहे हैं तो वहाँ के, और हमारे जो लेबर लॉज हैं उनकी कंप्लाइंस के तहत बंदा A to B जा रहा हो। यानी कि कोई भी बंदा यहाँ से ख्वाहिशमंद जाने के लिए उसके लिए लाइसेंस्ड कंपनीज हैं ब्यूरो की तरफ से जिनसे वो रब्ता कर सकता है, जी और उसकी लिस्ट ब्यूरो की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। जी बिल्कुल। अगर एक आम बंदा जो लेट्स से कहते हैं कि उन लोगों के लिए क्या है जो पढ़ लिखे नहीं हैं, जिनको नहीं पढ़ना आता, उन्हें इंटरनेट यूज़ नहीं लेट्स से करना आता, तो वो कैसे ये एम्प्लॉयमेंट्स का पता कर सकते हैं कि लीगल एम्प्लॉयमेंट्स अवेलेबल हैं नहीं हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो प्रोटेक्टर ऑफिसेज़ हैं, हर बड़े शहरों में ये प्रोटेक्टर ऑफिसेज़ हैं। वो अच्छा। वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि जी लेट्स से हमने ये यानी पढ़ा। इस मुल्तान में है, गुजरांवाला में जी होगा, सियालकोट में होगा, जी फैसलाबाद में होगा। जी बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। और कराची में है। तो आप उधर जाते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि हमने ये क्वालिफ़िकेशन की हुई है, इस कंट्री में हमारा इंटरेस्ट है, और अब हमें बताएं कि क्या कोई ऐसा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जिसे OEPs कहते हैं, क्या उनके पास कोई है जिनका आपको पता है, जिनके पास ये जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये लोग फिर क्या करते हैं, ब्यूरो जो है वो हेल्प करता है उन लोगों को जो जेन्युइन वर्कर्स होते हैं, उनको ढूंढ के हाँ, ये एक ब्यूरो, ये एक एक OEP कंपनी है। कंपनी है, आप उनके पास जाएं और वो आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे। अभी जो ये हम सुनते हैं कि जी हर गांव, पिंड, देहात, शहर में हर कोई किसी ना किसी को जानता है जो डंकी के ज़रिए जाता है। ये क्यों डंकी के ज़रिए जाते हैं लोग? जी, अब ये मेरा जो ख़्याल है, जो डंकी सिस्टम है ये इसलिए हो रहा है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, उनको OEPs का पता नहीं है। अगर मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ तो वो ये था कि जब मैंने ये काम कर रहा था, मैं स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा था, वीज़ाज़ में फैसिलिटेट कर रहा था। उसके मैंने रिसर्च की कि अगर आपने किसी वर्क वीज़ा लेट्स से प्रोवाइड करना है तो वो कैसे किया जाएगा। तो तब आई केम अक्रॉस ये जो ब्यूरो है हमारा, इसके कि ये इनका क्या काम है, ये कौन है। हम्म। उसके बाद मुझे भी इस बात का रिसेंटली इल्म हुआ कि हाँ, ये एक लीगल पैसेज भी है लोगों के लिए, कि जिसके थ्रू आप उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। अब जो लोग डंकी सिस्टम में हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो देहातों में हैं, जो शायद जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिन उन माँ बाप को जिनको नहीं पता कि यार एक सही तरीका भी है जिनसे उनका बच्चा सेफली वहाँ पहुँच जाएगा जहाज़ के थ्रू, ना कि वो किसी बोट के थ्रू या वो बॉर्डर क्रॉस करे इलीगल तरीके से। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको ये अवेयरनेस नहीं है,
उनके उनके लिए मैसेज हमारा तो यही है, उन बच्चों के लिए भी ये मैसेज है कि आप अपने माँ बाप को इस कैफियत में मत डालें, उनको आप इस इश्यूज़ में ना लेकर आएँ कि जहाँ पे वो आपकी फ़िक्र में हो कि यार क्या आप वाक़ई जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी का जो है, अपनी ज़िंदगी बेसिकली दाँव पे मत लगाएँ। इधर शराब भाई एक सवाल बनता है कि जो लोग डंकी के ज़रिए जाते हैं, जो मार्केट में हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, तो तकरीबन 30 लाख से लेके करोड़ रुपया तक, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, इतने पैसे लगते हैं। तो क्लियरली जो ये बच्चे बच्चियाँ जा भी रहे होते हैं, तो ये को इस तरह नहीं कि माड़े घरों के होते हैं। जी, जी, ज़ाहिर है जिसका वालिद वालदा 30-35 लाख रुपया को ज़मीन बेच के, ज़ेवर बेच के दे रहा होता है, उसके पास 30-35 लाख की मलकियत होती है, जी, या वो इतने लोगों को जानता है कि इतना वो उधार ले सकता है। जी। ये लोग जब अपने बच्चों को भेज रहे होते हैं, तो इनके पास भी अवेयरनेस नहीं होती। अब देखें इसमें ये इशू आ जाता है कि कई ऐसे बच्चे जो शायद पहले किसी ऐसे मुल्क में गए हों जहाँ से वो डिपोर्ट हुए हुए हों, अच्छा। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। अब और कई वो बच्चे होते हैं जिनको होता है कि बस उनका एक ही मकसद है, जी हमें वहाँ A to B पहुँचना है, लेट्स से यूरोप हमने पहुँचना ही पहुँचना है, वो चाहे लीगल तरीके से हो चाहे इलीगल तरीके से हो। अब कई ऐसे बच्चे जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती, अब उनको होता है कि यार हमने पढ़ा है नहीं, स्किल हमारे पास है नहीं, तो हम अब अगर हम किसी OEP के पास जाते हैं लेट्स से, उनके पास तो जो जॉब्स आएंगी कि यूजली वो होंगी स्किल्ड वर्कर के लिए। अब ये बच्चे जो हैं वो अनस्किल्ड होंगे, तो इनको अनसर्टेनिटी होती है कि क्या OEPs हमारी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो मेक श्योर करते हैं कि यार हम डंकी सिस्टम ही करें, और प्लस जो उनके कोई और रिश्तेदार जो डंकी सिस्टम से पहुंच गए होते हैं उन मुल्कों में, तो वो कहते हैं कि फ़लाँ बंदा पहुंच गया था तो हम भी पहुंच जाएंगे। ठीक है। वो एक उनका घर में एक उनकी सेटलमेंट हो जाती है कि हाँ यार वो पहुंचा था, हमने भी जाना है इसी इसी मीन्स वैसे के थ्रू। मार्केट में ये खबर भी है कि जो काफ़ी OEPs हैं, उनके लाइसेंस से एक्सपायर हुए होते हैं, वो नहीं चल रहे होते, वो रिप्रेजेंट अपने आप को उसी तरह करते हैं। पाकिस्तान में ये माहौल तो है, और बहुत सारे OEPs भी हैं जो डंकी की सर्विसेज दे रहे होते हैं छुप के। जी, इसमें भी सदाकत है। देखें मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। जो ब्यूरो है उसका काम ये है कि वो देखता है कि जो जिन लोगों को उन्होंने लाइसेंसेस दिए हैं, एक तो वो लोग, और जिनके पास लाइसेंसेस कभी थे ही नहीं और वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, इन पे क्रैक डाउन करें। जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं ब्यूरो के, उन्होंने 800 लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं, जो ऐसी OEPs जो एक तो गलत वर्क वीज़ाज़ लेकर आ रहे थे, जो आगे जाकर लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी। वो सिर्फ ओके। एक वीज़ा था कि वो A to B आप वहाँ इजीली पहुँच सकें। नहीं, बंदा वहाँ पहुँचा था, पता नौकरी कोई नहीं है। जी, बिल्कुल। तो ब्यूरो ने मेक श्योर किया था कि ये जो OEPs हैं, जो इवन जो कई बार ऐसी सूरत हाल होती हैं जिसमें जो एम्बेसीज़ होती हैं वो भी आपको बता देती हैं कि फ़लाँ OEP ने जो बंदे भेजे थे आपकी परमिशन से, वो वहाँ पे जॉब्स उनको नहीं मिली और उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं, तो उन पे क्रैकडाउन हुआ। अब 2700 OEPs लाइसेंसेस इस टाइम पे एक्टिव हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। उसमें से आप सोचें अगर जो 800 थे वो कैंसिल किए गए, उनके ऊपर इंक्वायरीज़ चल रही हैं और कई उन्होंने कंप्लीट इंक्वायरीज़ कर भी ली हैं। अब जो कंप्लीट इंक्वायरी हो जाती है, वो निकल जाते हैं, छांटी करके पीछे बेहतर ग्रुप बन जाता है।
तो डिपार्टमेंट उन लोगों की प्रमोशन क्यों नहीं करता, लोगों को अवेयरनेस कैंप, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी ब्यूरो का कोई कैंपेन नहीं देखा कि मैं ठीक है। कह सकूं जनाब कि हाँ जी, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम मरीम नवाज़ का कैंपेन देखते हैं, वो गंदम की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, लेकिन ये चीज़ अब पिछले साल में तकरीबन 10 से 15 लाख बच्चे बच्चियां मुफ्त से गए। जी ये एक बहुत बड़ा, जी एक हमारा समझें इशू नहीं मैं कहूँगा, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुल्क में एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। जी उसकी अगर आप तशहीर की या एडवर्टीजमेंट की बात करें ब्यूरो की तरफ से, रूल्स एंड वो तो ज़ीरो के होने के बराबर है। मसलन किसी को नहीं पता, आपने खुद कहा कि जी मुझे भी OEP का और ये सिस्टम का पता चला जब मैंने इसकी रिसर्च की, क्योंकि मैं सोचा यार मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ। जी अब मुझे बताएं कि एक जो OEP होती है वो कैसे जॉब्स लेके आती है पाकिस्तान में। जी। पहले तो ना मैं आपको बताता हूँ कि अवेयरनेस के हवाले से अब ये क्योंकि एक इशू है जो हाईलाइट हो चुका है इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे पे रीसेंट बैन्स लगते जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से। वो यूएई को आप ले लें, जो आजकल सबसे मेन स्ट्रीम इशू चल रहा है हमारा, और जिसके ऊपर हमारे मिनिस्टर जो हैं सालिक साहब, वो भी काम कर रहे हैं कि ये किसी तरीके ये बैन लिफ्ट किया जा सके। वैसे वो बैन क्यों हुआ है? सर वो बैन ये हुआ कि जो यूएई है उन्होंने, उनके ऑफिशियल्स ने एक स्टेटमेंट निकाली, उसमें उन्होंने कहा गया कि जो आपके वर्कर्स हमारे मुल्क में आ रहे हैं वो पॉलिटिकल पोस्ट्स करते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो ये, दूसरा क्राइम रेट, रिपोर्ट किया गया कि 50% क्राइम रेट पाकिस्तानीज़ की वजह से हो रहा ये है। ऑफिशियली जो वर्कर जा रहे हैं UAE जी जी। और फिर एक थ्रू OEP या वैसे? जो OEPs के थ्रू चले गए हों, कोई अपने रिश्तेदार ने अपनी कंपनी से उनको वीज़ा निकलवा दिया हो, ठीक है। उस तरह पहुँचे हैं। अब जब यूएई ये इस तरह की स्टेटमेंट्स निकालेगा तो ऑब्वियसली एक क्रैकडाउन स्टार्ट होगा हमारे मुल्क में रिलेट ऑन दोज OEPs जो इस काम में मुलव्वस थे, या जिनको पता भी था कि ये वर्कर जेन्युइन नहीं है, ये उधर जाकर कोई काम के सिलसिले में नहीं जा रहा, लेट्स से बेगिंग के लिए जा रहा है। अब आपने रीसेंट इशू देखा कि सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि यहाँ आपके बेगर्स आ रहे हैं, तो ये वीज़ाज़ ऑब्वियसली किसी के थ्रू लगे हैं। बिल्कुल। ये इंडिपेंडेंटली किसी ने, एजेंसी है, गवर्नमेंट है, हर कोई है बीच में। जी। तो अब क्योंकि SIFC, PM ऑफिस, इंटीरियर, FIA, ब्यूरो, ये सब लोग मिलकर इन चीज़ों पे क्रैकडाउन भी कर रहे अच्छा, हैं। SIFC भी इनमें इन्वॉल्व है? जी सर, बिल्कुल। उनके अम्ब्रेला में ये सब लोग काम करके मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें अब ना हो, क्योंकि सर ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखें आपका वर्कर, मैं बताता चलूँ, 3 बिलियन के डॉलर्स के करीब रेमिटेंस भेज रहा है। ऐसे ही हमारा मुल्क रेमिटेंस के ऊपर काफ़ी रिलाई भी करता है, और इट्स अ गुड थिंग। वो वर्कर जो उधर जा रहा है वो तो पहले महीने जाते सारी पैसे आप अपने वालदैन को या अपने भाई बहनों को पाकिस्तान भेजना शुरू कर देते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब आप ये देखें कि 6 लाख ऑलमोस्ट बंदा, 6 लाख या 7 लाख बंदा 2023 में हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों में डिफरेंट ट्रेड्स में काम करने के लिए गया है। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें टेक्नीशियंस भी हैं, तरह तरह के, उसमें स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों तरह के वर्कर्स मौजूद हैं। तो वो लोग जिनको है कि यार हमारे पास स्किल नहीं है, वो लोग भी जा सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के NAFTAC का इदारा है जो ट्रेनिंग सेंटर्स बनवाता है, उनको लाइसेंस देता है। वहाँ पे लोग जाके एक स्किल सीख सकते हैं अगर उसके बारे में अवेयरनेस की जाए, जो कि ब्यूरो अब एक्टिवली स्टार्ट हो गया है। मे बी ये कुछ अर्सा पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। आई एम होपफुल कि ये वो अब हमें चीज़ इंशाल्लाह। नज़र आएगी होते जी हुए। जी जी ओके, अब एक जो कंपनी है वो कैसे जॉब्स प्रोक्योर करती है, लेट्स से मिडिल ईस्ट से और पाकिस्तान लेके आते हैं, उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं? जी। अब अगर एक, जैसा मैं OEP हूँ या कोई और कंपनी है, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच करते हैं बाहर। वाया ईमेल, वाया कॉलिंग देम। उससे ये होता है कि आप एक तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से खुद डायरेक्ट बात कर लेते हैं, देयर इज़ नो मिडल मैन इन इट। जब भी मिडल मैन होगा तब फ्रॉड के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। जब कंपनी का पर्सन दूसरी तरफ लाइन पर होगा, आप उससे बता सकते हैं कि मैं कब से काम कर रहा हूँ, मेरी क्या एक्सपर्टीज़ हैं। आप एक डायलॉग क्रिएट कर लेते हैं,
उसके बाद कंपनी क्या कहती है कि आप अपना प्रोफाइल भेजें, कंपनी प्रोफाइल, और विल डिसाइड ऑन इट। उसके बाद ये जब डिमांड लेटर जो है वो कंपनी आपको लेट्स से देती है कि हमें फ़लाँ वर्कर्स इतनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, 100 फलां वर्कर चाहिए। लेट्स से। उसके वो उसके बाद जाता है हमारी जो एम्बेसी है जो उस कंट्री में, होस्ट कंट्री में होगी, वहाँ पे एक ऑफिसर हैं जिनका नाम होता है CWA, उनकी डेजिग्नेशन का, कम्युनिटी वेलफेयर अटैचे। उनका काम यह है कि ये डिमांड को वेरीफाई करना, क्या ये कंपनी इतने वर्कर्स बुला सकती है इस मुल्क में कि नहीं। ये वो चेक करते हैं कैसे, उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो उस मुल्क की। उस मुल्क की, वो वहाँ पे अटेस्ट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो उस मुल्क की होती है वो अटेस्ट करती है। उसके बाद हमारा जो वेलफेयर कम्युनिटी वेलफेयर अटैची है वो उसको वेरीफाई करता है, साइन करता है, और उसके बाद वो लीगली आप उस फलां OEP के पास चली जाती है। उसके बाद जो ब्यूरो है वो उस डिमांड को जब देख लेता है कि हाँ ये डिमांड जेन्युइन है, वो आपको एक परमिशन लेटर दे लेता है, एक नंबर दे देता है। वो उनकी OEPs जो ब्यूरो है उसकी वेबसाइट पे भी छपता है, वो और नंबर। वो नंबर कि हाँ फ़लाँ लेट्स से ये बंदा है, ये उसकी कंपनी का नाम है, उसको हमने ये इजाज़त इतने वर्कर्स की दे दी है। उसमें सब चीज़ें लिखी होती हैं बड़ी क्लियरली कि ये कंपनी आपको रिहाइश देगी, खाना देगी, एयर टिकट देगी, मेडिकल देगी। ये सब चीज़ें येस और नो में लिखी होती हैं। कोई वर्कर ये नहीं कह सकता कि मैं इस OEP के पास गया और जी ऐड में लिखा था कि जी लेट्स से रिहाइश होगी, और मैं इनके पास गया हूँ, ये कह रहे हैं रिहाइश नहीं होगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जो परमिशन आपको मिलती है OEPs वही अपने वेबसाइट पे लगा देते हैं, वही अपने मीडिया का जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पे छाप देते हैं, शाया करा देते हैं कि हाँ जी हमें ये वर्कर्स चाहिए। फिर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और फिर वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। कई बार क्या होता है वो कंपनीज़ खुद यहाँ पर आ जाती हैं हमारी कंट्री में, आके वो उन जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए होते हैं उनकी वो खुद ट्रेनिंग करते हैं, खुद इंटरव्यूज़ लेते हैं, और ख़ुद वो चूज़ करके जाते हैं हाँ ये बंदे हैं जिनको हमारे ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनको वीज़ा इश्यूज़ करेंगे। उसके बाद जो वीज़ा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो मिडल ईस्ट है इसमें वीज़ा लगना एक डिफरेंट तरीके से होता है। वो ये नहीं होता कि आप जाएं और एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करा दें और फिर वेट करें। मिडल ईस्ट में ऐसा होता है कि आपका वीज़ा वहाँ से आपको एज़ वीज़ा या आपको एक लेटर मिल जाता है, फिर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं उस एम्बेसी और जाके आप पासपोर्ट उस वर्कर का जमा कराते जब हैं। आपका वीज़ा आ गया होता है। वीज़ा आ चुका होता है तो आप यानी पहले पासपोर्ट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं यानी पड़ती। कोई बंदा कहता है जी पासपोर्ट मुझे जमा करा दो, वो गलत कह रहा है। जी वो गलत कह रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है पूरे मिडिल ईस्ट का तकरीबन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप लेट्स से बहरीन की बात करें तो वहाँ पे ऐसा ही है। तो आपके जो फ्रॉड के चांसेस हैं कि ये जी फ़लाँ OEP ने मुझसे पैसे ले लिए, फिर मेरे पैसे नहीं दिए, या मेरा वीज़ा बोगस निकल आया, ये चीज़ें फिर इस चीज़ों का थोड़ा कम हो जाता है होना। लेकिन वो लोग फिर भी डिसीव कर लेते हैं या हो जाते हैं जिनको इसके बारे में नहीं इल्म। यानी अगर मैं इसको सही समझाऊँ तो आप यहाँ से OEP कॉल करते हो लेट्स से कतर में किसी कंपनी को, और कहते हो यार आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कहते जी हमें 100 बंदे चाहिए, 30 स्किल्ड चाहिए, 70 अनस्किल्ड चाहिए। वो क्या आपको उन्हें कन्विंस करते हो कि मेरे थ्रू काम करो। फिर आप उन्हें अपना लेटर वगैरह भेजते हो, कंपनी की प्रोफाइल भेजते हो, उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो कहते हैं ठीक है यार हम ये काम करने को तैयार हैं। जो वो आपको लेटर भेजते हैं कि जनाब आप ये 100 बंदे हमें प्रोवाइड कर दें, वो जाता है कतर में यानी दोहा में हमारी एम्बेसी को। जी एम्बेसी हमारी वहाँ से वेरीफाई कराती है कतर की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और चेंबर ऑफ कॉमर्स से। जी वेरीफाई करा के जब हर चीज़ ओके होती है तो फिर आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट और कतर गवर्नमेंट का एक अप्रूव डॉक्यूमेंट मिल जाता है उस कंपनी की तरफ से कि अब आप 100 बंदे की भर्ती शुरू करें। उस भर्ती की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको ब्यूरो की वेबसाइट भी मिल जाती है जी कि क्या क्या चीज़ें इस भर्ती में शामिल हैं। कि जनाब
तनख्वाह क्या होगी, खाना क्या होगा, रिहाइश क्या होगी कि नहीं होगी, जी, एयर टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज़। और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू शुरू करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ-कहाँ आती हैं जहाँ पे ओईपीज़ डंडियाँ मारते हैं? देखिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती हैं कि जो कमिटमेंट हुई होती है, लेट्स से जो इश्तिहार छपा होता है, ओईपीज़ ने मेक श्योर करना होता है कि वो उसी पे रहें। कई बार ऐसा नहीं भी होता, अच्छा। क्योंकि जब वर्कर आपके पास आ गया है, गवर्नमेंट को नहीं पता कि वर्कर के साथ क्या बातें कर रहे हैं, कितने पैसों में इनके साथ डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कभी यूजली वो रिवील नहीं हो पाता हुँ, उस हुँ। तरह से। और वर्कर को और चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, वो सहम जाता है। जब वो सहम जाता है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं एज वैसे ओ ई जब पीज़। एक बंदा इंटरव्यू के लिए आता है, उसका इंटरव्यू हो जाता है, जी, तो ओईपी कोई फ़ीस चार्ज करता है? जी, ओ ई पी की एक फ़ीस होती है। वो चार्ज करता है, क्योंकि वो ये सर्विसेज दे रहा हुँ, है। उसमें डिपेंड करता है, किसी की कुछ हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती हैं। क्योंकि कई जो ओ ई पीज़ होते हैं, वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि चलें कंपनी तो नहीं ये टिकट दे रही, लेकिन हम देंगे, जस्ट सो कि उनको वो बंदा मिल जाए और वो एक्चुअली उसको भेज दें बाहर, ताकि दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। तो इसलिए फ्लक्चुएशन है प्राइस वाइज, ओके। डिफरेंट ओ ई पीज़। जिनका बहुत ज़्यादा काम है शायद उनके लिए और डिफरेंट हो, तो जिनके पास कम है उनके लिए डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ तो नॉर्मल है, कोई लेकिन पैसे मिलते हैं ओईपी को उस कंपनी से जिसके लिए आप बंदे इकट्ठे कर रहे होते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा एज़ पर माय नॉलेज तो ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि कंपनी आपसे मांग सकती है कि हम ये डिमांड देंगे, तो अच्छा। डिमांड लेटर तब मिलेगा, आप क्योंकि इतने इसका पैसे। इसका कंपटीशन हमारा इंडिया से भी चल रहा होता है, बांग्लादेश से भी, श्रीलंका से भी चल रहा होता है, जी, जी। तो वहाँ पे गुंजाइश नहीं होती। नहीं, इस तरह का मैंने ना होते देखा है और ना मुमकिन है, क्योंकि वो अगर कंपनी आपको डिमांड दे रही है ना, तो उनका दिल करेगा कि एज ओ ई पीज़ हम उनको पैसे दें पर वर्कर। और वो भी क्या पता कंपनी के कोई बड़े लोगों को या साहबों को ना पता हो। अच्छा, ठीक है। वो शायद उस मैनेजर को जो हमें डील कर रहा होगा, शायद वो अपने लिए समझ गया। कुछ रखना चाह रहा हो एज इंसेंटिव या हाँ, एज हाँ, हाँ। कमीशन या जो भी आप कह सकते हैं। अब क्या कहते हैं, बंदे का इंटरव्यू हो गया, ओईपी ने पैसे तय कर लिए जी, कि जनाब आप हमें इतने पैसे देंगे क्योंकि हम सारा आपको ये करके दे रहे हैं। जी, बहुत दफ़ा हमने ये सुना है कि जो कंपनियां होती हैं वो वादे करती हैं, फिर लोगों के पैसे फंस जाते हैं। अब जो ऑफिशियल ओईपी के थ्रू कर रहा होता है, वहाँ पर किसी के पैसे फंस जाएं तो वो क्या करे? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए उनके पास एक तरीका है, वो ये है कि आपके पास ओ ई पी का लाइसेंस होता है। जब आप इश्तिहार देते हैं, कोई भी ओ ई पी इश्तिहार देता है, उस पे उसका लाइसेंस नंबर लिखा होता है, बहुत वाज़ेह होता है। वो क्या करता है कि वो लाइसेंस नंबर लेता है, ब्यूरो को एक लेटर लिखता है, या ब्यूरो के पास चला जाता है, प्रोटेक्टर ऑफिस चला जाता है, उनको जाके ये अपना इशू बताता है कि हाँ ये ओईपी था, ये उनका लाइसेंस नंबर था, ये उनका इश्तिहार था, और देखें ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, ये मुझे बाहर नहीं भेज सका, मेरा वीज़ा इन कोई भी रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो गया, और ये मेरे पैसे अब नहीं दे रहा। उसमें क्या क्या होता है कि जो ब्यूरो है वो शो कॉज नोटिस निकालता है, हम्म, हम्म। उस ओईपी को हियरिंग के लिए बुला लेता है कि आएँ बताएं ये आप क्यों नहीं दे रहे। अब ओईपी अगर तो कन्विंस कर लेता है ब्यूरो को, तो फिर तो आपके पैसे आपको नहीं मिल सकते। लेकिन लेट्स से वो कन्विंस नहीं कर पाता, जो कि ऑलमोस्ट 90% होता है कि वो कन्विंस नहीं कर पाता, तो उसमें ब्यूरो ये डिसाइड कर देता है, लिख देता है, और आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी में वो फाइंडिंग्स छाप भी देता है अपनी वेबसाइट पे कि हाँ फ़लाँ आपने इतने पैसे जो हैं इस बंदे को इस तारीख तक दे देने हैं। लेट्स से फिर भी ओईपी ना दे, हम्म। अब ब्यूरो क्या करता है? ब्यूरो के पास हमारी सिक्योरिटी जमा होती है 30-40 लाख के करीब, यूजली लोग पे कर रहे होते हैं, जो एज बॉन्ड्स होती है, एज कोई और जो मीन्स हैं, उसमें से या तो वो आपको देता है। सेकंड, वो ये आपको कह देते हैं कि अगर आपने ना दी तो क्या पता वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दें, क्या पता आपका जो मैटर है ये एफआईए को फॉरवर्ड कर दें। हम्म। अब जब ओईपी के ऊपर इस तरह का
अगर सिलसिला होने लगा हो तो वो ऑब्वियसली घबरा जाता है। पहले तो वर्कर आपसे घबराया होता है, फिर आप घबरा जाते हैं वर्कर से, तो यू सेटल ठीक है। देयर मनी। यानी और अगर आप ओईपी के थ्रू जाते हैं जो रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे इनफ तरीके हैं जी कि बंदे को आप पकड़वाएं, तंग करवाएं, कि आपके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपके तजर्बे के अंदर जो लोग ऑफिशियली ओईपी के थ्रू आ रहे होते हैं और उनके जब वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, क्या वो बंदे डंकी की तरफ जाते हैं फिर? मुझे लगता है कि अगर लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने डिसाइड किया था ना यूरोप जाने के लिए ख़ास तौर पे, तो फिर उनके पास दूसरा हल शायद डंकी ही रह जाता है, क्योंकि यूरोप का सारा जो वीज़ा सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है। हम्म। अगर आपको एक कंट्री नहीं आने देती फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर आई थिंक कि विंडो समहाउ ज़रूर क्लोज होती है आपके ऊपर कि यू कांट गो देयर। लेकिन डिपेंड करता है, फिर भी मैं कई लोगों को जानता हूँ जो गए हैं। लेट्स से अगर उन्होंने फ्रांस अप्लाई किया, वहाँ पे उनका रिजेक्ट हुआ, लेकिन क्या पता एक ऐसी डिमांड आ जाए लेट्स से रोमानिया में या किसी और ऐसी कंट्री में जहाँ पे वो उनको लाजमी वो बंदे चाहिए, तो फिर इस तरह के जो वो वहाँ वीज़ा निकल वो जाते हैं। वहाँ चले जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो, मतलब बिल्कुल ही क्लोज है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मेरा तो ये ख्याल है। जो आपके पास मेजॉरिटी लोग आ रहे होते हैं, जी मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ही एक आप कह लें लोअर स्किल्ड ब्रैकेट के लोग होते हैं जो बाहर जाना चाह रहे होते हैं। उन लोगों की क्या ख्वाहिशात, एक्सपेक्टेशन होती है बाहर की ज़िंदगी की? अब ये एक बड़ा मज़ेदार सवाल है। ऐसा होता है कि कुछ लोग जो लेट्स से अगर आप किसी क्लोज़ नेबरहुड में रह रहे हैं, आप अपने इर्दो नुमा में देखते हैं कि हाँ यार ये मेरा एक रिश्तेदार था या ये मेरा कज़न दोस्त था, यार इनके घर तो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि इनका एक बच्चा लेट्स से यूरोप गया हुआ है हम्म। और वो यूरोज़ में कमा रहा है। हम यहाँ पे पाकिस्तान में हैं और हम पाकिस्तानी पैसों में कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक हाई डिफरेंस है क्योंकि हमारा कन्वर्जन रेट में बहुत फ़र्क है, हमारे रुपीज़ की वो स्टैंडिंग नहीं यूरो के अगेंस्ट। अब जब वो ये चीज़ देखता है तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको इंट्रीग करती हैं टू गो एट एनी एक्सटेंट के हाँ जी हमने अगर डंकी से भी पहुंचना है तो हमने पहुंचना है, हम्म। और अगर हमने सही तरीके से पहुंचना है तो भी हमने पहुंचना है। हम्म। तो आखिर में आपका जो एक ही चीज़ आपके दिमाग में है कि वहाँ मैंने जाके रहना है। अब जब आप उधर जाते हैं तो आपको लगता है कि यार बहुत आसान होगा यूरो कमाना, पाउंड कमाना, डॉलर कमाना। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में देखें, अगर हमारे 8 घंटे लिखे हैं, वो 8 घंटे ड्यूटी टाइम नहीं होता कभी भी। वो 8 घंटे में थोड़ा चिल भी है, थोड़ा हम रिलैक्स रहते हैं। वहाँ पे 8 घंटे मीन्स 8 घंटे। 8 घंटे। एंड वहाँ पे आप यहाँ पे पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं वो क्या पता बाथरूम क्लीन करते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है कि नहीं यार ये तो मैं तो ये हूँ फ़लाँ हूँ तो मैंने ये नहीं, मेरे से तो नहीं होगा ये। वहाँ जाके वो ये काम करते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि अपने लोग वहाँ देख नहीं रहे। वहाँ ये काम बुरा नहीं माना जाता, वो वहाँ ये काम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वाइट कॉलर ब्लू कॉलर में ये फ़र्क नहीं है जो यहाँ पर है। हम्म। तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक टफ़ ज़िंदगी है, आप अपने माँ बाप से दूर हैं, अपने भाई बहनों से दूर हैं, तो आपको एक मुश्किलात का तो ये सामना होता ये है। चीज़ इन बच्चे बच्चियों को पता होती है अप्लाई करते हुए? हम इन बच्चियों को और बच्चों को मेरा हाल है बहुत कम लोग ही बताते हैं, क्योंकि अगर आप उनको ये बताते हैं लेट्स से तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं, वो शायद वो स्टेप ना ले अपना सकें। बिजनेस मारने वाली बात हो जाती है। जी जी मोर लाइक अगर अब मैं क्योंकि मैं मेरा हाल है आई एम द यंगेस्ट टू होल्ड एन OEP लाइसेंस, तो मेरा तो एक ही एम है और एक ही मेरे जहन में होता है कि जो चीज़ें क्योंकि मैं परदेश में रहा हूँ पढ़ा हूँ वहाँ से, तो मुझे मेरे पास अगर कोई आता है तो आई मेक श्योर कि दे नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, हम्म। उनके साथ क्या होने वाला है, हम्म। ताकि उनको ये सुहाने बाग नहीं दिखाने, उन्हें वही दिखाना है जो वहाँ होगा उनके साथ, हम्म। ताकि दे आर रेडी फॉर इट कि हाँ हम जाएंगे तो हम ये चीज़ें वी हैव टू फेस, और वो अच्छे के लिए ही होता है। ये सब कुछ है अच्छे के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक बबल में रह रहे होते हैं, जैसे तैसे भी हालात हों, लेकिन हमारे ऊपर एक साया अपने माँ बाप का, और हम डिफरेंट तरीके से हमारी वो देखभाल कर रहे होते हैं।
हमें वो उस बुराई के करीब, उस तंग जो है कंस्ट्रेंट, मनी कंस्ट्रेंट के करीब नहीं आने दे रहे होते। तो हमें एक डिफरेंट हम बबल में होते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक जाना भी अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मिडिल ईस्ट के अंदर एक तासुर ये पाया जाता है कि जो हमारे वर्कर्स वहाँ जाते हैं बड़े मिसट्रीट होते हैं। हमने देखा है इमेजेस के 12-12 वर्कर एक फ्लैट में रह रहे होते हैं। कंपनीज बहुत बुरे वर्क आवर्स रख रहे होती हैं। जो वहाँ पे कंपनीज के मालकान होते हैं वो बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं, बड़ा तंग कर रहे होते हैं। इसमें क्या सदाकत है और क्या हमारे वहाँ वर्कर्स कर सकते हैं? उनके पास क्या राइट्स हैं वहाँ पे? देखें, जब एक वर्कर लेट्स से यूएई की हम आपने बात की, वहाँ पे अगर जाता है तो जो लेबर लॉज यूएई के हैं वो हम एज इट इज़ हम पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम भी वर्कर उनके लेबर लॉज के तहत ही उस मुल्क में आकर अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। हमारे पास पूरा राइट होता है कि हम अपनी एम्बेसी के पास जा सकें, सीडब्ल्यूए के पास जा सकें, हम उन्हें बता सकें कि फ़लाँ कंपनी में मैं आया था, दे आर मिस ट्रीटिंग अस। अब वो सीडब्ल्यूए का काम है टू मेक श्योर कि वो जो वर्कर्स हैं उनको अपना हक मिले, क्योंकि ये एक फंडामेंटल इशू है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं दी जा रही जो आपसे कमिट की गई थी, तो ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग। दैट्स अब ये ओईपी को कई बार नहीं पता लग सकता, क्योंकि देखें, सीडब्ल्यूए का काम है वेरीफाई करना चीज़ों को। सीडब्ल्यूए का काम है कि वहाँ कंपनी के पास जाना, अगर कंपनी कहती है लेट्स से कि हम रिहाइश देंगे, सीडब्ल्यूए का काम है जाके चेक करना कि वो रिहाइश एज़ पर लेबर लॉज हैं, वो लिवेबल जगह है कि नहीं है। अगर वो नहीं देखता है तो फिर इसमें ओईपीज़ का कसूर नहीं आना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसमें ओईपीज़ को दोष, शामिल होते हाँ, हैं, वो शामिल मुलव्वस होते होते हैं, हैं। मुलव्वस होते हैं। और कई बार ओईपीज़ के ऊपर ये मुद्दा डाल देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो आपकी गलती है, आपको पता होना चाहिए था, कंपनी आप लेकर आए। नहीं, वैसे जो पता नहीं हमारी एम्बसीज बाहर कैसे ऑपरेट करती है। यहाँ पे पाकिस्तान में देखा है जिस तरह फॉरेन एम्बसीज होती हैं, वो हर लिमिट तक जाते हैं अपने सिटीजन्स के लिए किसी भी मुल्क के अंदर, उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए, उनकी वैसे सिक्योरिटी के लिए, उनके साथ एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन रखते हैं, कोई भी मुल्क की एम्बेसी हो। हमारी एम्बसीज बाहर उनका थोड़ा सा डिफरेंट रवैया होता है। वो मिनी पाकिस्तान बना होता है। आप पढ़े लिखे मुल्क से जैसे ही पाकिस्तान की एम्बेसी में दाखिल होते हैं तो मुबारक होता है, वापस पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक बड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये जो पर्टिकुलर अफसर होता है, अगर आपको पता चले कि इस अफसर में प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो ओईपी आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मिसाल तौर पे यार आपको पता चलता है कि कतर में हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वहाँ पे जो मुतलका अफसर था फॉरेन आपके एम्बेसी का, उसने सही चेकिंग नहीं की, जिसकी वजह से मेरे भेजे हुए बंदों को तकलीफ हो रही है। तो आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं? देखिए, हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल ब्यूरो के, उनके पास हम जा सकते हैं। एंड वो अ, ऐसा नहीं है कि वो आपको टाइम नहीं देते, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर ओईपीज़, क्योंकि वो हमारा रेगुलेटर है। उसने अगर हमारी बात नहीं सुननी तो फिर ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ये हुकूमत खुद नहीं इंडस्ट्री चला सकती, ये प्राइवेट लोगों का काम है, जिनको वो लाइसेंस दे चुके हैं, उनका काम है इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करना। आप डीजी के पास जा सकते हैं बहुत इजीली, आप उन्हें बता सकते हैं अपने इश्यूज़ कंसर्निंग कौन सी कंट्री है और कौन सा वो सीडब्ल्यू है, और वो उनको फिर ऑब्वियसली उनके इंटरनल मामलात होते होंगे, वो उनको ब्रीफ करते होंगे कि यार ये चीज़ ऐसे करो, कैसे नहीं करो। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ओईपीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो रेज़ ना हो सकें, और उनके ऊपर काम ना, उनके ऊपर सलूशन वो मेक श्योर करते हैं कि ये मिले हमें। नहीं कि शेयर भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सिस्टम के अंदर जी उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं और सुनवाई भी हो रही है। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कि लोगों को इस बारे में पता नहीं है। ना जी वर्कर को पता है जो बाहर काम कर रहा है, ना उसकी फैमिली को पता है, ना ही जो डंकी के ज़रिए बच्चे बच्चियां जा रहे हैं उनको ये पता है कि वो लीगली भी जा सकते थे। जी जी। वैसे ये है तो डम सवाल, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, जो बच्चे बजरिए डंकी जाते हैं इतने पैसे खर्च करके, इनमें से क्या परसेंटेज होगी जो अगर लीगली जाएँ तो पहुँच जाएंगे? देखें, अगर एक बंदा स्किल्ड है, ठीक है, और डिमांड स्किल्ड की आई हुई है किसी भी मुल्क की, तो 99% बंदे वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से, ठीक है। वाया प्लेन, अब कंफर्ट जोन में रहकर। और अगर लेट्स से अनस्किल्ड है तो दैट्स 100% रेशियो है, क्योंकि उस कंपनी को अनस्किल्ड चाहिए,
लेट्स से वो पैकर्स बुला रही है, पैकिंग का काम सीखने के लिए यू डोंट नीड एनी स्किल। हम्म। आप देखते हैं जो रेडी उधर कोई काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, यू डू इट। और अगर स्किल्ड है तो ऑब्वियसली फिर आपके पास एक वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए या वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो वो कंपनी आपसे रिक्वायर कर रही है। मेरा जो इस पे था ओईपी को जो ब्यूरो को करना चाहिए वो ये करना चाहिए, या नेफ्टैक को ये करना चाहिए कि हम ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर ये स्किल्ड किस्म के जो होते हैं सर्टिफिकेट्स ये इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि हम्म। लोगों के पास ग्रेजुएशन के अलावा भी सर्टिफिकेट्स हों काम करने के, टूल्स चलाने के। अगर आप बाहर की दुनिया देखते हैं तो दे आर नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन डिग्रीज के वो कि जी डिग्री हो जाए, जी फ़लाँ बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए। दे आर नॉट इनटू इट। उनके पास ये इदारे हैं और जो काम कर रहे हैं, और एक बंदा कहता है कि यार मैंने लेट्स से पियानो मास्टर बनना है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं, वो जाके बन सकता है। हम्म। यहाँ पे ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जब बच्चा पढ़कर यूनिवर्सिटी से बाहर आता है, उस बच्चे को नहीं पता कि अब उसका नेक्स्ट स्टेप है क्या। पूरी लाइफ वो अपने माँ बाप के से बातचीत करके समझ के अपने स्टेप्स लेता है। कुछ बच्चे जो खुद स्टेप्स ले लेते हैं कि हाँ मैं ये पढ़ूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जो जिनको जो जो भी उनका दिल हो। लेकिन जो शुरू से अपने माँ बाप की सुनकर चल रहे होते हैं, तो फिर जब वो पढ़ के कहते हैं कि जी अब हम जॉब्स ढूंढें मुल्क में, तो उनको वो जॉब्स ना मिलती हैं और ना इस तरह का उनका कोई मसला हल होता है। और वो फिर इसी तरह वही बात है कि हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जॉब्स नहीं हैं, और वो भी बात ठीक है काफ़ी हद तक कि हमारे मुल्क में उस तरह जॉब्स अवेलेबल नहीं है, आसानी से नहीं मिलती लोगों को। अगर ये इंडस्ट्री, और ये मैं समझता हूँ हम कॉन्वर्सेशन थोड़ा कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, अगर ये इंडस्ट्री रेगुलेट हो, इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, इसका पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान की रेमिटेंस के लिए? सर बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये हर बंदा, हर पाकिस्तानी जिससे भी आप बात करें, आप अपने रिश्तेदारों में देख लें, मैं अपने रिश्तेदारों में देखता हूँ, दोस्तों में देखता हूँ, तो हर बंदा कहता है बाहर जाना है, हम्म। मैं बाहर जाना है। अब जब हर बच्चा बाहर जाना चाह रहा है और यंगस्टर जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर या तो उनको वो जॉब्स मिली नहीं जो उन्होंने पढ़ाई की, या वो इस मुल्क के साथ उस तरह खुश नहीं है, वो जो फैसिलिटीज़ हैं शायद उसके साथ वो खुश ना हो, या वो हम्म। शायद इस रहन सहन में खुश ना हो। वो कहते हो कि यार हमने बाहर जाना है, आज़ाद मुल्क में घूमेंगे, लेट्स से हम्म। अगर उनका ये है। हम्म। अब आप अगर देखा जाए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे मुल्क में $3 बिलियन के करीब रेमिटेंस आती है, स्टेट बैंक ये कहता है, और न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने ये हाँ, ये रिपोर्ट भी किया इन्फॉर्मेशन हुआ यही है। होती है। अब आप दूसरी तरफ इंडिया को देखें। हम्म। हम कहते हैं जी हमने इंडिया से एक दिन पहले आज़ादी ले ली, तो हमें लगता है कि हमने बहुत कमाल कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमने एक दिन पहले लिया है, हम उनसे काफ़ी पीछे चल रहे हैं। हम्म। वो हमसे एक दिन बाद लेकर काफ़ी आगे हैं। हम्म। आप उनके वर्कर्स की रेमिटेंस अगर देखें तो वो $129 बिलियन है। वाह। आप चले, देखें बंदा दैट्स ये सोचता है कि उनकी उनकी आबादी 4 गुना 5 गुना बढ़ी है, लेकिन हाँ हम उसके अगर 125 बिलियन भी वो कमा रहे हैं साल का, तो हम उसका 5वां हिस्सा भी नहीं ला रहे। एग्जैक्टली। हम्म। तो वी आर नो वेयर। हम बात कर रहे हैं कि जी हमने ब्यूरो के स्टैट्स हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने 2023 में या 2024 में 8 लाख या 9 लाख बंदा भेजा है। दूसरी तरफ इंडिया की बात करें, उन्होंने 24 लाख भेजा है। ये ऐसा देखें, हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए। कोई भी इस तरह हमने हवाई बात नहीं कर देनी कि हाँ जी ये ऐसे है तो ये ऐसे है, हम्म। उनके पास वो है तो हमारे पास ये नहीं है। इस तरह नहीं है, हमारे पास वो सब है जो उनके पास भी है। हमारे पास आईटी हब्स हैं, हमारे पास आईटी के लोग हैं, हमने पढ़ाइयाँ की हुई हैं, लेकिन आगे हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी ना हम्म। मिलती है ना दी जाती है। तो हमें काम करना चाहिए एक तो अपने स्किल्स के ऊपर, कि अपने जो हमारे नेफ्टैक के इदारे हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग स्कूल्स खोले हैं, हम्म। एक तो उसकी मुहिम चलनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को रब्ता करना चाहिए कि हाँ ये कुछ चंद सर्टिफिकेट्स हैं जो हम फ्री में करवाएंगे बच्चों को, लेट्स से वो आईटी का हो जाए। आने वाला दौर आईटी पे चल रहा है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, वो लोग आईटी के लोग यूएसए भेजते हैं, बाकी दुनिया में
इंडिया का बहुत बोलबाला है कि आईटी में ये बहुत आगे हैं। आप हैदराबाद की एग्जांपल ले लें, आईटी का एक बिगेस्ट मतलब वो हब बन चुका है। दूसरी तरफ हम कहाँ पर हैं? तो अगर हम बच्चों को आईटी की तरफ लेकर जाते हैं लेट्स से, तो हमें उस पर अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए, और हमें हर टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमने अनस्किल्ड वर्कर ही भेजते रहना है। यार हमारे डॉक्टर्स, जिनको कुवैत में अगर आप जाएं, मेजॉरिटी डॉक्टर्स हमारे मुल्क से हैं, हमारे लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं। यूएसए में जाएं, हमेशा हम मिसालें देते हैं कि यूएसए में हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा बड़ा नाम है। तो ये रुकना नहीं चाहिए, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए कि हम ज़्यादा स्किल्ड की तरफ ज़रूर फोकस्ड रहें, क्योंकि इंडिया स्किल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और हम लोग उस तरह फोकस्ड नहीं हैं। ऑब्वियसली हमने अनस्किल्ड को भी तो कहीं करना है केटर। उनको हम ये नहीं कि हम उनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये छोड़ो, इनको क्या करना है भेज कर, नहीं। वो भी अगर आप मिडल ईस्ट की आज वो जहाँ पे खड़ा है, ये क्या ये हमारे जो एशियन कम्युनिटी है इनकी वजह से नहीं है जहाँ पे इंडिया, वो है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया इसके जी अंदर। जी, तो वो जहाँ पर पहुँचे हैं वो हमारी वजह से हैं, हम्म। हमारी मेहनतें हैं, हमारे जो वर्कर्स थे उनके खून पसीने पर वो बने हैं। हम्म। तो हमारा वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत मेहनती वर्कर है। ये वो कंट्रीज़ इस चीज़ का को तस्लीम करती हैं। आई थिंक सब जो सुन रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है समझना कि कोई भी काम आप करें एक लीगल फ्रेमवर्क में रह के करें, सारी तहकीक करें। वो करने से पहले गवर्नमेंट इदारे, बेशक गवर्नमेंट आपकी मर्ज़ी की हो या ना हो, लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो सब के लिए होते हैं। आप उनके पास जाएं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। लीगल बेपनाह तरीके हैं मुल्क से बाहर जाके अच्छे रोज़गार कमाने के लिए, ताकि आपको प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड्स उसके अंदर मिलें। हमेशा की तरह सर आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको लेके देते रहेंगे। थैंक यू।